हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने पढ़ा था जहां पर पिछली क्लास में हमने खत्म करा था डॉक वारंट पे। हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। इसी के हम एग्जांपल से पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने रेलवे रिसिप्ट पढ़ी, जैसे हमने बिल ऑफ लैडिंग पढ़ा। जब शिप में गुड्स चढ़ाते हैं तो रिसिप्ट मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ लैडिंग। रेलवे में गुड्स चढ़ाते हैं, मालगाड़ी में जब गुड्स डालते हैं तो वो रिसिप्ट देता है रेलवे कीपर, वो रेलवे रिसिप्ट कहलाता है। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं डॉक वारंट। डॉक वारंट क्या होता है दोस्तों, देखो ये आपको याद नहीं करना, ये आपको याद नहीं करना, ये बात आपको समझने हैं कि डॉक वारंट किसे कहते हैं, कि आगे जाकर आपको ना जरूर आपको नजर आएंगे, कहीं ना कहीं वर्ड का यूज होगा, तो आपको पहले से पता होगा कि अच्छा ये वर्ड तो ये होता है। तो डॉक वारंट क्या होता है दोस्तों। डॉक वारंट आपके पास, मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए जो कि गोवा में रहता है, एक पर्सन है बी जो कि आपके पास मुंबई में रहता है, एक पर्सन है ए जो गोवा में रहता है, एक पर्सन है ए जो गोवा में रहता है, बी एक मुंबई में रहता है। अब ए ने एक शिप में माल लोड करा, एक शिप में गुड्स लोड करे, एक शिप में दोस्तों गुड्स लोड करे, इसने गुड्स लोड कर दिया, इसमें इसने लोड करे ए ने। अब ये शिप चला भाई, और ये बी के मुंबई में पोर्ट होते हैं। पोर्ट क्या होते हैं दोस्तों, जहां पर गुड्स आते हैं, जिस जगह पर गुड्स आते हैं, और वहां पर बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, गोडाउन होते हैं, जहां पर गुड्स रखे जाते हैं उस टाइम के लिए। तो मुंबई पोर्ट, जहां पर पोर्ट का मतलब है जहां पर माल शिप से आकर उतरता है, वो कहते हैं पोर्ट, उसको कहते हैं गोवा पोर्ट, मुंबई पोर्ट। तो ये शिप यहां से चला गुड्स लेकर, और शिप यहां से गुड्स लेकर चला और यहां पर पहुंच गया, यहां पर ये शिप पहुंच गया सर, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर ये शिप पहुंच गया है। अब ये शिप यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंचने के बाद दोस्तों अब ये समझना कि शिप ने अनलोडिंग करना चालू करी, अनलोड गुड्स अनलोड करे। जब गुड्स अनलोड करे तो ये गुड्स जाते हैं वेयर हाउस में। कहां जाते हैं, वेयर हाउस में। जब गुड्स अनलोड होते हैं ना दोस्तों, तो कस्टम ऑफिसर होते हैं, कस्टम ऑफिसर जो टैक्स लेते हैं इधर, कि भाई लाओ भाई गुड्स यहां से आए हैं, यहां से कस्टम ऑफिसर, अगर ये गुड्स बाहर से आते तो अभी तो यहां पर कोई टैक्स नहीं, पर यहां पर इनको चेकिंग करानी पड़ती है कस्टम ऑफिसर से, तो ये वेयर हाउस में रख देते हैं। कस्टम ऑफिसर अपने वेयर हाउस, गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज होते हैं, वहां जमा हो जाते हैं गुड्स। वहां जाने के बाद अब बी आएगा, तो बी क्या करेगा दोस्तों, बी इन वेयर हाउस में पहुंचेगा, इस वेयर हाउस में पहुंचेगा, कहेगा मेरे गुड्स आए होंगे, मेरे गुड्स मुझे चाहिए। तो दोस्तों उस केस के अंदर बी यहां से गुड्स ले जाएगा, तो वेयर हाउस कीपर जो होता है, वेयर हाउस कीपर कौन, वेयर हाउस कीपर क्या होता है, जब वो हम गुड्स वेयर हाउस में जमा कराते हैं, तो वेयर हाउस कीपर क्या होता है सर, वो पर्सन जो गुड्स, जिसके गुड्स होते हैं, वो जब वो लेने आता है तो वेयर हाउस कीपर इसको क्या देता है, एक रिसिप्ट देता है। जो रिसिप्ट वेयर हाउस कीपर गुड्स रखने के लिए दिया, या गुड्स रखे थे वो गुड्स वापसी ले जा रहा है अपने गुड्स, तो उसको दे रहा है, टैक्स भरता है, वो दे दिया, उसको देने के बाद सर जो रिसिप्ट मिलती है, इसको बोलते हैं डॉक वारंट। क्या बोलते हैं उसको, डॉक वारंट। तो मतलब जब भी किसी पोर्ट में, पोर्ट के आसपास बहुत बड़े बड़े गोडाउन वेयर हाउस होते हैं, जहां पर जो शिप से गुड्स आ रहे होते हैं उनको रखा जाता है, वहां पर जो वेयर हाउस कीपर होता है वो क्या करते हैं, एक रिसिप्ट इशू करते हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं डॉक वारंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉक वारंट कहा जाता है। क्लियर है नहीं है, तो डॉक वारंट का मतलब ये हो गया, क्लियर। तो डॉक वारंट कौन इशू करता है, देखो यहां पर लिखा है, अ डॉक वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द वेयर हाउस कीपर लाइसेंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ द ट्रेडर हु डिपॉजिट गुड्स टू देम। जिस बंदे ने गुड्स डिपॉजिट करा उसको एक रिसिप्ट फॉर दे देगा। अच्छा, एक मतलब जो पोर्ट, जैसे इसका एक के जिस बंदे ने यहां पर शिप पहुंचाया, एक का जो एक एजेंट होगा जो शिप लेकर पहुंचेगा यहां पर, अब वो क्या करेगा सर, वेयर हाउस एक ही सर्टिफिकेट इसको भी देगा, और इसको भी जो सर्टिफिकेट इशू करेगा कि भाई जिस बंदे ने डिपॉजिट करा उस सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसको भी डॉक वारंट कहा जाता है। तो मतलब वेयर हाउस कीपर गुड्स रखवाने पर उसके बदले में, भाई मैं अपने बहुत बड़े, मान लो 10 लाख रुपए गुड्स में वेयर हाउस में रखवा रहा हूं, वो पर्सन आएगा, बायर आएगा, ले जाएगा इसको, तो भाई वेयर हाउस कुछ तो रिसिप्ट देगा, जो रिसिप्ट वेयर हाउस देगा उस रिसिप्ट को डॉक वारंट कहेंगे। सिंपल, क्लियर है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बस। वेयर हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट। अब ये वेयर हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, सेम डॉक वारंट की तरह होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, एक राम एक पर्सन है, मान लो ये बेलर है। बेलर कौन होते हैं, आपने पता है, बेलर बेली का रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में बताया था मैंने, एक बार दोबारा बता देता हूं। मान लो आप मेरे गुड्स यूज करने के लिए ले जा रहे हो, तो मैं बेलर हो गया, आप बेली हो गए, आपको गुड्स, आज जब ये गुड्स यूज कर लोगे आप ये गुड्स मुझे वापसी कर दोगे, दैट इज कॉल्ड बेलर और बेली रिलेशनशिप। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीखोगे या सीख लिया होगा, सीखोगे या सीख लिया होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, एक पर्सन
दूसरे पर्सन के गुड्स को यूज करता है, यूज करने के बाद जब वो इसका यूज खत्म हो जाता है तो वापसी कर देता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो अगर आप मेरा ये पेन आप ले गए और ये पेन आपने यूज करा, यूज करने के बाद आपका यूज खत्म हो गया तो आपने मुझे ये पेन वापसी कर दिया। तो जब तक आप ये पेन यूज कर रहे हो मेरे से ले जाकर, खरीदा नहीं है, मैंने बेचा नहीं है, आप बस यूज कर रहे हो, यूज करने के बाद आपने मुझे वापसी कर दिया दोस्तों, उस केस के अंदर सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप यूज करोगे तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट रहता है। मैं बेलर हो गया, आप बेली हो गया, तो आपके पास एक लायबिलिटी अराइज हो जाती है कि आपको यूज करने के बाद इसे मुझे वापसी करना है। वेयर हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट क्या होता है? देखो, राम एक बेलर है जिसने अपने गुड्स श्याम को दिए हैं, श्याम को गुड्स दिए हैं दोस्तों, श्याम ने गुड्स को गोडाउन में रखा और गोडाउन कीपर जो है, जैसे कि राम ने गुड्स भेजा है। अब देखो दोस्तों, वेयर हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट क्या है? मैं राम हूं, आप श्याम हो, मेरे गुड्स आने वाले थे, मैंने कहा सर आपके पास गोडाउन है, आप ये गुड्स रख लोगे क्या? मैंने कहा रख लेंगे। मैंने कहा जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं आपके वहां से ले लूंगा। तो आपने गुड्स होल्ड कर लिए, मेरे गुड्स किसने होल्ड करे? आपने अपने गोडाउन में होल्ड कर लिए। तो आप गोडाउन के क्या हो गए? वेयर हाउस कीपर, जो आप देखभाल करते हो गोडाउन की। तो मैंने कहा सर आप अपने गोडाउन में रख लेना, जब मुझे चाहिए होंगे मुझे दे देना, या जब मैं किसी को बोलूंगा देने के लिए उसको दे देना। तो आपने गोडाउन में रख लिए, तो मैंने आपको गुड्स अपने गोडाउन में, आपके गोडाउन में रखवाए, आपने मुझे दे दिया एक सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, वेयर हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट और डॉक वारंट वन ऑफ द सिमिलर थिंग, दोनों का सेम मतलब है, दोनों का सेम मतलब है। वो उसके अंदर भी क्या होता है, गुड्स रखे जाते हैं। जैसे कि डॉक वारंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था दोस्त, कि मैंने कहा था एक अगर शिप से पोर्ट करा है, ज्यादातर जो डॉक वारंट यूज करा जाता है जो पोर्ट वगैरह होता है ना, शिप से जब माल आ रहा होता है तब इनका यूज करा जाता है डॉक वारंट का। तो ए ने क्या करा भाई, शिप के थ्रू गुड्स भेजा, अनसोल्ड गुड्स अनलोड करवाए, वेयर हाउस में रख दिए। अब वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट क्या देगा? एक को क्या दे देगा? एक डॉक वारंट दे देगा, डॉक्यूमेंट दे देगा कि आपके गुड्स मैंने होल्ड कर लिए, जिसको आप कहोगे मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा गुड्स। अब मैंने कहा ये रिसिप्ट मैंने इसके पास पहुंचा दी, अब भी यहां जाएगा रिसिप्ट लेकर डॉक वारंट की, इसके गुड्स आपको उसको मिल जाएंगे। सेम एज इट इज वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट होता है। वेयर हाउस सर्टिफिकेट देता है, एक इंस्ट्रक्शन देगा। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट क्या कहेगा? वेयर हाउस कीपर क्या बोलेगा कि भाई मैं एक गोडाउन में जो गुड्स रखे हैं मैंने इसको होल्ड कर रखे हैं, जिसको आप बोलोगे उसको दे देंगे। तो यहां पर ये क्या करता है, सर्टिफिकेट जो इशू करता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जिसको ऑनर बोलेगा देने को वेयर हाउस कीपर उसको दे देगा गुड्स। तो वन ऑफ द सिमिलर थिंग, एक सिमिलर थिंग है, यूज अलग अलग जगह होता है इनका, ठीक है। वार फिंगर सर्टिफिकेट किसे कहते हैं दोस्तों? वार फिंगर सर्टिफिकेट, देखो वार फिंगर सर्टिफिकेट क्या है, देखो ध्यान देना। पर्सोनल इंचार्ज, पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉई, कोई पर्सन एज एन इंचार्ज काम कर रहा है रिसीव करने का, रजिस्टरिंग करने का, नोटिंग करने का ऑफ गुड्स इन अ पोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द करियर। मतलब पोर्ट में, जैसे मुंबई पोर्ट हो गया, गोवा पोर्ट हो गया, तो उसके वहां पर गुड्स आए कहीं दूर से, कहीं शिप से गुड्स आ रहे हैं, तो उनको गुड्स कितने आए उनको नोटिंग करना, उनको कितने गुड्स मैंने रिसीव करे, उनको रिसीव करने पर उनको रजिस्टरिंग करना। तो उस बिहाफ पर जितने गुड्स आते हैं उनको लिखना, उनको रिसीव करा, कितने गुड्स मैंने रिसीव करे उनको लिखना वगैरह, इन सबका काम किसी एक पर्सन का होता है, उस पर्सन को बोलते हैं वार फिंगर सर्टिफिकेट। देखो, तो वार फिंगर क्या? वार फिंगर हो गया वो पर्सन, जो पर्सन रिसीव करके नोटिंग करता है कि मेरे इतने गुड्स रिसीव कर लिए हैं इस पोर्ट के थ्रू। और वार फिंगर सिग्नेचर ऑन द शिप नोट एश्योर दैट द शिपर दैट इट कैन बी प्रोसीड टू ड्रॉ अ बिल ऑफ lading। और जो शिपर होता है ना दोस्तों, मान लो आपने गुड्स, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो आपने गुड्स भेजे इंडिया के अंदर, मैं इंडिया में रहता हूं, आपने शिप के थ्रू गुड्स भेज दिए, ठीक है सर। गुड्स जब भेजे तो शिप वाला जो पर्सन है, मैंने उसको एक क्या बोला, मैंने उसको एक सर्टिफिकेट दिया, दैट इज कॉल्ड वार फिंगर सर्टिफिकेट। मैं एक वार फिंगर इंचार्ज हूं, मैंने जितने गुड्स रिसीव करे उतने मैंने लिखता चले गया, हाँ भाई चलो टिक लगाइए गुड्स आ गए, टिक लगाइए गुड्स आ गए, और मैंने सिग्नेचर करके उसको दे दिया, दैट इज कॉल्ड वार फिंगर सर्टिफिकेट। और उसको ये देने के बाद जब मैं गुड्स को गोडाउन में रख दूंगा, रिसीव कर लूंगा पर उसको एक और बिल दूंगा जिसको बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। तो बिल ऑफ लैडिंग भी दिया जाता है, वार फिंगर सर्टिफिकेट ये दिखा जाता है कि भाई कितने गुड्स रिसीव कर लिए कितने नहीं करे। तो वार फिंगर वो पर्सन होता है जो इंचार्ज होता है वहां का, जब भी वो शिपर से गुड्स लेगा तो वहां पर वो क्या करेगा दोस्त, वहां पर वो उसको एक वो देख चेक करेगा कि भाई इतने गुड्स आ गए, इतने आ गए, इतने आ गए, साइन करके उसको दे देगा भाई पूरे रिसीव्ड हो गए मुझे गुड्स, ये आले से वाले। तो उसको बोलते हैं वो वार फिंगर सर्टिफिकेट, जो उसने दिया पर्चा कि हाँ भाई मेरे को जितने बोले गया था उतने गुड्स मैंने रिसीव कर लिया है, ये रे गुड्स। उसके बाद बिल ऑफ लैडिंग दे देगा, उसमें बोलेगा कि भाई कंफर्म करेगा कि हाँ अब ये गुड्स मेरे पास आएंगे, ये हो गया बिल ऑफ लैडिंग। और सर्टिफिकेट देगा वार फिंगर सर्टिफिकेट ये कहकर कि भाई टोटल गुड्स जितने आने थे वो आ चुके हैं। दोनों का डिफरेंस मीनिंग है, ठीक है सर, समझ में आ गया नहीं आया सर, यहाँ क्लियर हो गया। तो ये था वार फिंगर सर्टिफिकेट, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीनिंग ऑफ गुड्स। बस मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स से आया ना वर्ड, मीनिंग ऑफ गुड्स क्या है, गुड्स कहते किसे है। लो भाई जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है गुड्स।
गुड्स का मतलब है मीन्स every kind of movable property, means every kind of movable, every kinds of movable property. Goods means every kind of movable property. गुड्स का मतलब क्या है दोस्तों? हर एक काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब गुड्स क्या नहीं है? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब जितने भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, जितने भी प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी में लगेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी मींस, इधर लिख दूं, इट रेफर्स टू दोज प्रॉपर्टी, इट रेफर टू दोज प्रॉपर्टी which can be transferred from one place to another place, from one place to another place without wear and tear, without wear and tear. इट रेफर टू दोज प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब बता रहा हूं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाए विदाउट वियर एंड टियर, बिना टूट फूट के। मेरे पे एक टेबल फैन है, इस टेबल फैन को उठाकर मैं कहीं और रख सकता हूं पर टेबल फैन टूटेगा नहीं। मेरे पे एसी है दोस्तों, एसी मेरा फिक्स्ड है, अब एसी को निकाल के कहीं और लगाऊंगा तो एसी में हल्का सा ब्रेक हो सकता है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जा सके विदाउट वियर एंड टियर, तोड़ बिना तोड़े टूटे फूट के रख दिया जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? ऐसी प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे कि क्या? सोफे, जैसे कि क्या? चेयर। चेयर को एक जगह से दूसरी जगह रखने में टूटेगा नहीं दोस्तों। बिल्डिंग, एक जगह से दूसरी जगह लाने पर पहले एक बिल्डिंग को तोड़नी पड़ेगी, फिर वहां से ईंटें लगा के दोबारा बनानी पड़ेगी, तो टूट फूट गई, तो बिल्डिंग इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक दरवाजा अटैच कर दिया, एक दरवाजा ऐसे ही उठाकर इधर लिया है, पर एक दरवाजा अटैच कर दिया, अटैच करने के बाद उसको निकालेंगे तो टूट जाएगा, फिर ले जाएंगे तो टूटे। तो एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को ले जाने, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह इजिली ट्रांसफर हो जाए विदाउट वियर एंड टियर, दैट्स मीन इट इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। और ऐसे गुड्स जो मूवेबल इन नेचर है, वो गुड्स ही यहां पर माने जाएंगे। मतलब इधर क्या, हर वो काइंड के गुड्स जो मूवेबल नेचर के होते हैं दोस्तों, जो एक जगह से दूसरी जगह पर विदाउट वियर एंड टियर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो गुड्स का मतलब क्या है? अगर मैं पूछूं गुड्स क्या है, तो आप क्या ना, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब है, इधर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स का जो मतलब है वो हर काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी है, हर काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जब करा जाएगा तो विदाउट वियर एंड टियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसके दो कैटेगराइज करता हूं दोस्तों। मैंने दो पार्ट में बांट दिया। मैंने कहा बताओ गुड्स क्या है, आपने कहा हर वो काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स मानी जाएगी। लो भाई, तो मैंने कहा बताओ गुड्स के अंदर क्या क्या आएगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया इंक्लूड्स। गुड्स के अंदर ये आएगा। मैंने कहा गुड्स के अंदर क्या नहीं आएगा, हमने लिख दिया एक्सक्लूड्स। गुड्स के अंदर ये गुड्स नहीं माने जाएंगे। तो मतलब ये पर्टिकुलर लाइन इंक्लूड्स वाली गुड्स के अंदर कवर होगी और ये पर्टिकुलर लाइन एक्सक्लूड वाली गुड्स के अंदर कवर नहीं की जाएगी। बहुत डिटेल में करा रहा हूं, मैं चाहता तो ऐसी लाइन से पढ़ा देता, पर नहीं दोस्तों। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आप अगर स्टडी मैट में देखोगे, वहां पर एक लाइन में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल खत्म कर दिया, बाकी मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का हर एक मीनिंग बताया। रेलवे रिसिप्ट किसे कहते हैं, आपके पास डॉक वारंट किसे कहते हैं, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, वॉर फिंगर आपके पास वेयर हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, बिल ऑफ लाइटिंग किसे कहते हैं, ये डिटेल वर्जन होता है दोस्तों। जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो फायदा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको लगा होगा, कुछ चीज सिमिलर सी लगी, जैसे डॉक वारंट और वेयर हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट सिमिलर होते ही है। सिमिलर दोस्तों, दोनों का मतलब है कि सर्टिफिकेट ये होता है कि होल्ड करके रख रखे आपके गुड्स, अलग अलग जगह यूज होते हैं बस। ठीक है सर। इंक्लूड्स, तो ये समझना गुड्स का मतलब क्या है, हर वो काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें ये वाली बातें इंक्लूड है। मतलब अगर मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं तो ये गुड्स माने जाएंगे, मतलब इन वाले 1 2 3 4 ये गुड्स माने जाएंगे, पर 1 2 3 4 इधर वाले ये गुड्स नहीं माने जाएंगे। तो मैंने कहा मूवेबल गुड्स तो गुड्स है, पर इमूवेबल गुड्स नहीं है। इमूवेबल गुड्स को गुड्स नहीं माना गया दोस्तों, इमूवेबल गुड्स को गुड्स नहीं माना गया।
मूवेबल गुड्स तो गुड्स है, पर इमूवेबल गुड्स गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन ही क्या कहती है, हर वो काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स मान लेंगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स नहीं मानोगे। का मतलब कि ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में टूट फूट जाती है, दैट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। मतलब पूरे सेल ऑफ गुड्स के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात ही नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। उसके बाद मनी, तीन टाइप की मनी होती है, तीन टाइप की। सर हमने तो एक ही सुना है, पैसा मतलब एक ही होता है। मैंने कहा तीन टाइप की मनी होती है। मनी मतलब जो हमारी करेंसी चल रही है, करेंसी। अब दोस्तों तीन टाइप की मनी होगी। पहली टाइप वो मनी जो हम रेगुलर बेसिस पे इंडिया के अंदर यूज करते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट। आपके पास 200 का नोट भी आ गया और 100 का, 1000, 100 का नोट आगे टाइम में, आने वाले टाइम पे 1000 का बंद हो गया था 2016 में, ठीक है। अब 2000 का नोट हो गया, वो बंद हो जाएगा, तो चलता रहता है। अब करंट मनी है। अब मुझे बताओ क्या करंट मनी को आप बेच सकते हो? मैंने कहा यार 100 का नोट खरीदेगा क्या तू? कह रहा भाई कितने का देगा? मैंने कहा 100 रुपए में। वाह, खेल रहा है, खेलेगा वो। भाई मेरा 100 का नोट खरीद ले यार 100 रुपए में। क्या है, मेरा 200 का नोट खरीद ले यार 200 रुपए में। खेल रहे हो क्या भाई? 200 का नोट खरीदेगा, ला भाई 200 का नोट, तो मजा आएगा। जब हम टाइम पास करना होता है ना जिंदगी के अंदर, तो टाइम पास ऐसा करना, देख भाई मैं तेरा 200 का नोट खरीद लूंगा 200 रुपए में, तू ला मुझे अपना 200 का नोट दे और ये ले मेरे 200 रुपए ले ले, तेरे को खरीद लिया मैंने। क्या मनी को, जिस करेंसी को यूज कर रहे हैं, जिस करेंसी को यूज कर रहे हैं हम, क्या उसको, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? उस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हाँ भाई तू मुझे 5000 रुपए दे, मैं भी तुझे उसके बदले में 5000 की 5000 रुपए खरीद लूंगा। मैं 100 का नोट खरीदूंगा 5000 रुपए में। ऐसा कोई होता है क्या? हाँ होता है सर, ऐसा होता है। 100 का नोट 5000 रुपए में खरीद लेते हैं, एक एक का सिक्का 5000 रुपए में सिक्का लेते। कब होता है? ओल्ड कॉइन्स। जो करंट मनी चल रही है, आप अगर 10 का नोट, अभी जो 10 का नोट है, आप अगर ये मुझे दोगे तो क्या आप, मैं आपको बदले में इसके क्या दूंगा? 1000 रुपए दे दूंगा 10 के नोट के। क्यों दूंगा? पागल थोड़ी ना हूं। पर अगर आप मुझे एक आना दोगे, एक आना मतलब 10 पैसे, 10 पैसे से भी कम होता है भाई। अब 10 पैसे मतलब एक पैसे को एक आना कहते हैं, ठीक है। और 10 आने मिलकर क्या बन जाते हैं? 10 पैसा। और जब 100 पैसा हो जाता है तो क्या बन जाता है? 1 पैसा। तो जब पुराने पुराने ओल्ड कॉइन्स होते हैं, ओल्ड नोट होते हैं, उन करेंसी का यूज नहीं है, अब बंद हो गई है वो करेंसी, पर उनको बेचा जाता है। जैसे विंटेज कार होती है, विंटेज कार को, पुरानी कार को, ऐसे विंटेज कॉइन्स होते हैं। आप OLX खोलो अभी जाकर, वहां पर लिखो ओल्ड कॉइन्स, 20-20, 50-50 हजार, 1-1 लाख की वैल्यू डाल रखी है उन्होंने ओल्ड कॉइन्स की। क्या उनको खरीद बेच सकते हैं? हाँ खरीद बेच सकते हैं। इसलिए मैंने कहा वो मूवेबल के अंदर इंक्लूड कर दिया, उसको गुड्स माना गया। क्या माना गया? गुड्स। तो मतलब अगर आप ओल्ड कॉइन खरीद रहे हो, अगर आप ओल्ड कॉइन खरीद लेते हो, बहुत पुराने जमाने के, एक आना तक मैंने देखा हुआ है, एक आना देखा हुआ है गांव में, तो वहां पर एक आना का मतलब आपके पास फोटो दिखे, गूगल का जमाना है, ओल्ड कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स, इंडियन ओल्ड कॉइन्स। देखो प्राइस देखो, 1 रुपये, ये देखो 450 रुपए, ये देख रहे हो आप? क्या मतलब ये मजाक है? देखो ये कॉइन्स है सर, 290 रुपए का मिल रहा है, ये 300। क्या इन कॉइन्स की डीलिंग हो रही है? क्या खरीद रहे? हाँ खरीद रहे। देखो प्राइस सामने दिख गया, फ्लिपकार्ट पर 450 रुपए का मिल रहा है। हद हो गई। देख रहे हो आप? ओल्ड इंडियन को इमेज पे चलते, चलो इमेज मिलते हैं। अब देखो 260 रुपए का इतने का मिल रहा है। देखो ये देखो प्राइस देख रहे हो आप? तो ये देखो कितने पुराने पुराने सिक्के। तो किसी को शौक होता है कि पुरानी चीजें रखने का। अब ये देखो कितना पुराना, ऐसे तो कोई नहीं देखा होगा, ये भी नहीं देखा मैंने, ये तो देखे हैं मैंने, ये भी देखे हैं मैंने, पर ये नहीं देखा मैंने, ठीक है। ये मिले हैं कि पड़े रहते थे हमारे ना गांव के अंदर। देखो ये सारी चीजें होते हैं, आने 20 आना, 20 पैसा, ये सब। तो एक 10 पैसा तो मैंने भी चलाया दोस्तों। तो ये सब देख रहे हो 1 लाख रुपए के। अब ये देखो आप, इतने पुराने पुराने सिक्के भाई, महाराजाओं जमानों के सिक्के हैं, 1-1 लाख, 3-3 लाख, 2.10 लाख का है ये। अब पैसा 25 पैसा कितना है? 25,000 रुपए का बेच रहा है। 25 पैसा 25,000, 1973 का है ये। और इंदिरा गांधी देखो, पहले इंदिरा गांधी की फोटो समझ होती थी सिक्के में, 1984 का है, 1 लाख रुपए का बेच रहा है भाई साहब। और ये कौन सा है अभी? किंग महाराजा, ये क्या है दिख नहीं रहा, इतना बहुत पुराना है, 1.8 लाख का। ये देखो 1953 का सिक्का, ये तो नहीं देखा भाई मैंने बस एक ये देखा है इसमें, और कुछ नहीं देखा मैंने। जवाहरलाल नेहरू की देखा 2.10 लाख की। अरे भाई हद हो गई। तो ओल्ड कॉइन्स का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओल्ड कॉइन बेचा जा सकता है। पर जो करंट नोट चल रहा है 10 रुपए का, क्या 10 रुपए का नोट अब खरीदोगे? पर पागल है क्या? 10 रुपए का नोट 10 रुपए में खरीदेगा कोई?
इसका मतलब ओल्ड कॉइन को खरीदा बेचा जा सकता है, पर जो करंट नोट चल रहे हैं, करेंसी चल रही है करंट, उसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता। मैं चाहता तो इसको ऐसे ही निकाल देता, पर डिटेल में सिखाने में अलग ही मजा आता है दोस्तों। ओल्ड कॉइन को खरीदा बेचा जा सकता है, इसलिए उसको गुड्स मान लिया। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर दिया, उसको गुड्स मान लिया। तो अभी मैं बता रहा हूं क्या चीज गुड्स है और क्या चीज गुड्स नहीं है। एक तो इमूवेबल गुड्स गुड्स नहीं है, एक तो मनी करेंसी जो करंटली यूज हो रही है वो गुड्स नहीं है। फॉरेन करेंसी, क्या बोला मैंने? फॉरेन करेंसी। क्या हम फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं? यस, यस दोस्तों, डॉलर की डीलिंग होती है। आप डॉलर, आपके पास डॉलर है, आप उसको बेच सकते हो। आप बैंक क्या करता है दोस्तों? बैंक क्या करता है? लाखों में डॉलर खरीद लेता है, महंगे में बेचता है। एक्सचेंज रेट सुना है आपने कभी? क्या होता है एक्सचेंज रेट? भाई हम बाहर के डॉलर खरीद लेते हैं, डॉलर में डीलिंग होती है। आओ फिर दोबारा देखते हैं इंटरनेट पर। ओ एक मिनट ना, क्रॉप। हाँ इसके बाद और भी बहुत कुछ है, जैसे कि मैं यहीं पर देता हूं, अब यहीं पर ले लेते हैं। अच्छा, यहां पर दो चीज और है, एक है एक्शनेबल क्लेम और एक कलेक्शन ऑफ डेप्ट है। इधर दो चीज है, एक्शनेबल क्लेम और कलेक्शन ऑफ डेप्ट। ठीक है, तो अब यहीं पर सिखा देते हैं। पहले तो ये बताऊंगा एक्शनेबल कलेक्शन ऑफ डेप्ट, ये बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। पहले आ जाओ, वाटर, गैस, आपके पास ग्रास, वही मैंने कहा था छोटी छोटी घास होती है ना, जैसे आप कभी जाओगे होटल वगैरह में, सामने आपको घासें दिखेगी छोटी छोटी, तो वो कहाँ है? वो भी तो ग्रोइंग क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड कर लिया था, अलग से भी लिख दिया। स्टैंडिंग टिम्बर्स, अरे देखा आपने क्या होता है? आओ दिखाता हूं। ये लो, अब आप देखो ये चीज, ये होती है स्टैंडिंग टिम्बर्स। मतलब जब लकड़ियां बहुत बड़ी होती है, मोटी होती है, तो सोफे वगैरह, बेड वगैरह कैसे बनते हैं? लकड़ियों को काट कर, तो इनको काटा जाता है, इसे प्रॉपर शेप में लाया जाता है, इनको सेल आउट करा जाता है। ये है स्टैंडिंग टिम्बर्स, ठीक है। इसके बाद गुडविल, ट्रेडमार्क, शेयर, स्टॉक, ये तो सब आप ये स्टॉक मतलब क्या होता है? डिबेंचर का एक सेट, कि मतलब 10 शेयर का एक स्टॉक हो गया, या फिर 20 डिबेंचर्स का एक स्टॉक हो गया। डिबेंचर शेयर तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने क्या डाले। अब मुझे आपको दो चीजें सिखानी है, एक एक्शनेबल क्लेम और एक कलेक्शन ऑफ डेप्ट। तो आओ जरा ये सीखते हैं, उसके बाद चैप्टर को यहां पर समाप्त करते हैं, सॉरी इंट्रोडक्शन को समाप्त करते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहले मैं बात कर लूं एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम, तो एक्शनेबल क्लेम अगर आपने समझ लिया तो आगे जाके कहीं इसका यूज होगा वर्ड का तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये गुड्स नहीं माना जाता। और कलेक्शन ऑफ डेप्ट भी, पहले कलेक्शन ऑफ डेप्ट की बात कर लूं। तो कलेक्शन ऑफ डेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कलेक्शन ऑफ डेप्ट का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ डेप्ट का मतलब है कि भाई मैंने किसी को उधार दिया था, कोई मेरा डेटर था, मैंने किसी को उधार दिया। अब मैं उससे जब कलेक्शन करूंगा तो वो कलेक्शन करना, जो पैसा मैं उससे कलेक्ट कर रहा हूं, ये गुड्स माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? नहीं सर, मनी को तो वैसे भी ट्रीट नहीं करा गुड्स के अंदर, तो कलेक्शन ऑफ डेप्ट गुड्स नहीं है। किसी को हमने उधार दिया था, किसी को हमने माल उधार पे बेचा, उससे अगर पैसा लेना हो, उससे कलेक्शन करना हो, तो उस कलेक्शन को हम गुड्स नहीं मानते। भले ही पैसा हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है, भले एक जगह से दूसरी जगह पैसा आ रहा है, तो मनी तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करा, तो कलेक्शन ऑफ डेप्ट तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मेन बात जो है वो एक्शनेबल क्लेम क्या है। तो दोस्तों देखते हैं एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। मान लेते हैं कि सर आप मेरे पास आए और आपने कहा सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है सर, पैसे ले लीजिए, बताओ कितने की जरूरत है। तो आपने कहा सर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, बट मेरे को एक कंफर्म कराओ कि आप मुझे पैसा दे दोगे वापसी। आपने कहा सर कैसे कंफर्म करो, आप भरोसा कर सकते हो मेरे? मैंने कहा सर देखो, पैसों के मामले में ना किसी के साथ भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने मेरे को 1 लाख रुपए, मैं आपको 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं, आप ना कुछ मेरे को सिक्योरिटी के तौर पर दे दो कुछ पैसा, कुछ या फिर कुछ रखवा दो। आपने कहा सर मेरे पे कार पड़ी है और ये कार मेरे पास
2 से 3 लाख रुपए की वैल्यू की कार है आज उसकी, तो आप ये रख लीजिए अगर पैसा नहीं दूंगा तो एक कार बेचकर अपना पैसा आप चुका लेना। हमने कहा ठीक है सर, 1 लाख रुपए मैंने आपको दे दिए और आपकी कार सिक्योरिटी के तौर पर रख दी। अब क्या हुआ सर, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, अब मैं आपसे पैसा मांगने आया, मैंने कहा लाओ भाई 1 लाख रुपए दो, अपनी कार ले जाओ। आपने कहा सर मेरे पैसे तो है नहीं, थोड़ा और टाइम दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, थोड़ा और टाइम ले लीजिए। मैंने 1 महीना और दिया, 1 महीने बाद एक्सपायर हो गया, फिर मैं आपके पास पूछा, मैंने कहा लाओ भाई कार दे दो अपनी, मतलब मेरे पैसे दे दो और कार ले जाओ। सर मैंने कहा सर पैसे वैसे तो है नहीं, हो नहीं पा रहे। आपने कहा सर पैसे वैसे तो हो नहीं पा रहे, ऐसा करो आप कार ही बेच दो और अपना पैसा रिकवर कर लो। तो मैंने कहा सर ठीक है, तो मैंने कार बेची, 1 लाख रुपए रिकवर करा, 1.5 लाख 2.5 लाख आया था, 1 लाख मैंने अपना लिया, 2 लाख 1.5 लाख आपको दे दिया। अब दोस्तों ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। सर फिर बताया क्यों? अब जो कहानी है वो सुनना ध्यान से। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा ठीक है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने कहा सर कोई सिक्योरिटी रखवाओगे कि मुझे ऐसा लगा है कि भाई आगे फ्यूचर में भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दे पाए तो फिर कैसे? कह रहा सर सिक्योरिटी तो नहीं है पर आप भरोसा कर सकते हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आप पे भरोसा करता हूं। आपको मैंने 1 लाख रुपए दिए और आप पे मैंने भरोसा कर लिया कि आप मुझे पैसा। अब मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई, अब मैंने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखवाई। पहले वाले केस में सिक्योरिटी थी कार, इस वाले केस के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब आप तो मैंने बोला कि भाई टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, पैसे दे दो। आपने कहा सर थोड़ा और टाइम दे दीजिए मुझे, मेरे पास भी है नहीं, 1 महीना दे दीजिए। 1 महीने मैंने आपको दिया, मैं आप 1 महीने बाद आपके पास पहुंचा, मैंने कहा लाओ अब तो दे दो पैसा। कहा सर पैसे ऐसे तो है नहीं, अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं अब आप पे मैं अपना पैसे का क्लेम कर सकता हूं। क्लेम करने के लिए मैं आप पे एक्शन कर सकता हूं, एक्शन ले सकता हूं आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करके क्लेम कर सकता हूं अपना पैसा। दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। सर फिर पिछले वाले एग्जांपल पे क्यों नहीं एक्शनेबल? क्योंकि उसमें एक्शन करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको केस करने की जरूरत नहीं है, अपना क्लेम मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो सिक्योरिटी थी उसको बेचो और ले लो पैसा। इसलिए दोस्तों दोनों कहानी पहले सुनाई जाएगी। पहले कहानी में क्या हुआ कि उसके अंदर सिक्योरिटी थी, इसलिए एक्शनेबल क्लेम नहीं आया। दोस्तों ये डिपेंड करता है सिक्योर डेप्ट और अनसिक्योर डेप्ट को। पहले वाले में जो मैंने लोन दिया था, मैंने उधार दिया था, उसकी मैं सिक्योरिटी रखवा ली थी, दैट इज कॉल्ड सिक्योर डेप्ट। कि अगर वो पैसा नहीं भी देगा तो मैं उसकी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी बेचकर पैसा रिकवर कर लूंगा। पर दूसरे वाले में क्या बोला? अनसिक्योर डेप्ट। मैंने 1 लाख रुपए दिया पर बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई। अब इस केस के अंदर अब अगर वो पैसा नहीं देता तो मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल करके कोर्ट में उस पर क्लेम कर सकता हूं अपना पैसा वापसी, तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूं और उससे पैसा क्लेम कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। अगर कोई डेप्ट अनसिक्योर है और वो पैसा नहीं आ रहा, मना कर रहा है देने से या नहीं आ रहा, तो उस पर क्लेम कर सकते हैं, एक्शनेबल क्लेम करा जा सकता है। तो अनसिक्योर्ड डेट पे एक्शनेबल क्लेम होता है, सिक्योर डेट पे नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी है, बेचो और लो पैसा। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? आप स्टडी मटेरियल चेक करोगे ना तो इतने से एक पन्ने में खत्म करा दे, जैसे मैंने आपको 2 क्लास लगा दी पूरी पूरी, ये एक पन्ने में खत्म करा दिया उन्होंने। ठीक है, तो आओ आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया से स्टार्ट करेंगे अगला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।